एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, जिसे कहा जाता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा क्या है? क्या है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा? यह घोषणा कब की गई? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब मानव अधिकारों की समस्या समस्त विश्व के सामने एक चुनौती के रूप में आई, तब जर्मनी के नाजियों पर युद्ध अपराधियों के अतिरिक्त मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए भी मुकदमे चलाए गए। इन मुकदमों में जो तथ्य सामने आए, उनके अनुसार नाजियों ने अपने देश में बसे यहूदियों पर अमानुषिक अत्याचार किए और उन्हें मौत की घाट उतार दिया। नाजियों का यह व्यवहार मानवता के विरुद्ध अपराध माना गया। इस विचार ने जोर पकड़ लिया कि मानव अधिकार स्वयं में मान्य है और ये किसी भी देश के कानून से ऊपर हैं। किसी भी राष्ट्र को इनका उल्लंघन करने का अधिकार नहीं। यहाँ तक कि यह भी कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों के साथ किए गए व्यवहार को निजी मामला, आंतरिक न्याय व्यवस्था का मुद्दा और राष्ट्रीय चिंता का विषय नहीं मानता था और न ही अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय कह सकता था। परंतु आज यह राज्यों के बीच दिन प्रतिदिन की राजनीति का विषय बन गया है। इसके परिणाम स्वरूप 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की 50 देशों के प्रतिनिधियों ने एलेनोर रूजवेल्ट की, जो कि अमेरिका की पहली महिला सदस्य थी, अध्यक्षा थी, के मार्गदर्शन में सभी मानव अधिकारों की एक सूची तैयार की गई। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने यूनिवर्सल राइट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स की घोषणा की। इस घोषणा में 30 अधिकार और स्वतंत्रताएं शामिल थी, जिसमें एक प्रस्तावना और 30 अनुच्छेद भी शामिल रहे। मानव अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा इसे 10 दिसंबर के दिन ही अपनाया गया था। इसीलिए मानव अधिकारों की सुरक्षा की दृष्टि से इसे राष्ट्र संघ की एक महान ऐतिहासिक उपलब्धि माना जाता है और हम प्रतिवर्ष 10 दिसंबर के दिन को विश्व स्तर पर मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। एलेनोर रूजवेल्ट मानव अधिकारों और सामाजिक सक्रियता के अध्यक्ष बने थे। उन्हें संयुक्त राष्ट्र आयोग के मानव अधिकारों के अध्यक्ष में नियुक्त किया गया, जिसने मसौदा तैयार किया था। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की 10वीं सालगिरह पर एलेनोर ने संयुक्त राष्ट्र में वाइट डू ह्यूमन राइट्स बिगिन नामक एक भाषण दिया था। उनके भाषण का एक हिस्सा इसीलिए भी प्रसिद्ध हुआ क्योंकि उन्होंने मानव अधिकार हर एक के लिए है और यह सभी के जीवन का हिस्सा है। एवरीवन हैज़ राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। उनका मानना था कि अधिकार सभी के लिए हैं, सभी के जीवन के लिए हैं और स्वतंत्रता और समानता हर व्यक्ति का समान अधिकार है। आखिरकार मानव अधिकार कहाँ से शुरू होते हैं, जो कहाँ खत्म होते हैं, इसके बारे में कुछ निश्चित नहीं कहा गया था, लेकिन सभी के लिए ये अधिकार एक समान है। फिर भी वे व्यक्ति की जो जिसके पड़ोस में रहता है, चाहे वह स्कूल हो, कॉलेज में जाता हो, कारखाना हो, खेत में काम करता हो, सभी के लिए सभी जगह सभी समान न्याय, समान अवसर, बिना भेदभाव के समान चाहते हैं। जब तक इन अधिकारों का अर्थ नहीं जाना जा सकता, ये अधिकार निरर्थ हो जाते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने यह कहा है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं और समान हैं, चाहे वे रंग, भेद, धर्म, किसी भी धर्म के हों। पहली बार एक वैश्विक समझौते ने अपने एजेंट के दिलों में इंसानों को नहीं बल्कि सत्ता की राजनीति को रखा।
यूडीएचआरओ में निर्धारित 30 अधिकारों और स्वतंत्रताओं में स्वतंत्रता, शरण का अधिकार, यातना से मुक्ति का अधिकार, मुक्त भाषण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार शामिल हैं। इसमें नागरिकों और राजनीतिक अधिकार शामिल हैं, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, स्वतंत्र भाषण, गोपनीयता। इनमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार भी शामिल हैं, जैसे सामाजिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार। जैसा कि आपको पूर्व में बताया है कि इसमें एक प्रस्तावना भी जोड़ी गई है और साथ ही 30 अनुच्छेद या स्वतंत्रताएं भी शामिल हैं। प्रस्तावना में कहा गया है कि मानव परिवार के सभी सदस्यों के जन्मजात गौरव और सम्मान और अधिकारों की स्वीकृति ही विश्व शांति, न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद है। मानव अधिकारों के प्रति उपेक्षा और घृणा के फलस्वरूप ही ऐसे बर्बर कार्य हुए हैं जिनसे मनुष्य की आत्मा पर अत्याचार किया गया है, क्योंकि एक ऐसी विश्व व्यवस्था की उस स्थापना को जिसमें लोगों को भाषण और धर्म की आज़ादी, भय और अभाव से मुक्ति मिलेगी, सर्वसाधारण के लिए सर्वोच्च आकांक्षा घोषित की गई है। अगर अन्याय मुक्त शासन और जुल्म के विरुद्ध लोगों को विद्रोह करने के लिए ही उसे अंतिम उपाय समझकर मजबूर नहीं हो जाना है, जो कानून द्वारा नियम बनाकर मानव अधिकारों की रक्षा करता है। राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को भी बढ़ाना जरूरी है। साथ ही महासभा ने घोषणा की थी कि मानव अधिकारों की यह सार्वभौमिक घोषणा सभी देशों के लोगों की समान सफलता है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक भाग इस घोषणा को लगातार ध्यान में रखते हुए शिक्षा के द्वारा यह प्रयास करेगा कि इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो और ऐसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपाय किए जाएं जिनसे सदस्य देशों की जनता और उनके द्वारा अधिकृत प्रदेशों की जनता इन अधिकारों की सार्वभौमिक और प्रभावनात्मक स्वीकृति दे और उनका पालन कराए। ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार, जिसमें कि व्यक्ति की स्वतंत्रताएं, व्यक्ति के समानता, ये सभी बातें शामिल होती हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के 30 लेखों का सारांश इस प्रकार है। हम सभी स्वतंत्र पैदा हुए हैं, हम सभी के अपने विचार हैं और हम सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। दूसरा अनुच्छेद कहता है यूडीएचआरओ में अधिकार सभी के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, हम कहाँ से हैं और हम जो भी हैं वह मानते हैं। अनुच्छेद तीसरा कहता है कि हम सभी को जीवन और स्वतंत्रता और सुरक्षा में जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 4 कहता है किसी को भी दास के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए और किसी को भी अपने दास के रूप में व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 5 कहता है किसी को भी यातना या अमानवीय व्यवहार करने के लिए यातना देना या किसी को अपने अधीन करने का अधिकार नहीं है। सभी व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं जिनको उनकी मर्जी के खिलाफ या उनकी इजाज़त के बिना उन्हें अपना गुलाम नहीं बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 6 कहता है हम सभी को कानूनी सुरक्षा की समान स्तर प्राप्त होनी चाहिए, चाहे हम कोई भी हों और दुनिया में कहीं भी हों। अनुच्छेद 7 कहता है कानून सभी के लिए समान है और हमें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। अनुच्छेद 8 कहता है यदि हमारे साथ गलत व्यवहार किया जाता है तो हम सभी को कानूनी सहायता का अधिकार होना चाहिए। साथ ही अनुच्छेद 9 कहता है किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, जेल में डाला जाना चाहिए या हमारे देश से दूर भेज दिया जाना चाहिए जब तक कि ऐसा करने का कोई सही कारण उपलब्ध ना हो। अगर किसी ने कोई गलती नहीं की है या निर्दोष है तो ना ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, ना ही सज़ा दी जा सकती है।
अनुच्छेद 10 कहता है अपराध के आरोपी को सभी निष्पक्ष और सार्वजनिक मुकदमे का अधिकार है और जो हमारी कोशिश करते हैं उन्हें स्वतंत्र होना चाहिए और दूसरों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 11 कहता है किसी अपराध के आरोपी को निर्दोष मानने का अधिकार तब तक है जब तक कि वह दोषी साबित न हो जाए। अनुच्छेद 12 कहता है किसी को भी हमारे घर में प्रवेश करने, हमारे अच्छे या बुरे कारणों के बिना हमारे परिवार पर घुसपैठ करने का अधिकार नहीं है। अगर किसी ने हमारी प्रतिष्ठा को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो हमें सुरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 13 कहता है हम सभी को यह अधिकार है कि हम अपने देश के भीतर स्वतंत्र रूप से घूम सकें और जब चाहें हम दूसरे देशों की यात्रा कर सकें या वहां से जा सकते हैं। कहने का अर्थ है हमें स्वतंत्रता अधिकार है कि हम कहीं भी आवागमन कर सकते हैं। यदि हमें नुकसान का खतरा है तो हमें सुरक्षा की तलाश के लिए दूसरे देश में जाने का भी अधिकार है। कहने का अर्थ है दूसरे देश की शरण लेने का अधिकार है हम सभी को। अनुच्छेद 15 यह कहता है कि हम सभी को किसी देश का नागरिक होने का अधिकार है और किसी को भी यदि हम चाहें तो किसी अन्य देश का नागरिक होने से रोकना नहीं सकते हैं। हमारे पास अनुच्छेद 16 कहता है हमारे पास कानूनी रूप से पर्याप्त अधिकार हैं जिसमें शादी करने का अधिकार, अपना परिवार बनाने का अधिकार भी शामिल है। हमारी जातीयता, राष्ट्रीयता और धर्म हमें ऐसा करने में सक्षम होने से नहीं रोकना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं को अधिकार है कि जब वे विवाहित हों तो वे अलग भी रह सकते हैं। हमें कभी भी शादी के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। हमारी और हमारे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। कहने का अर्थ है कानूनी रूप से विवाह करना जो बालिग हो जाते हैं और साथ ही विवाह उपरांत जो विवाह विच्छेद चाहते हैं वह भी हो सकता है। अनुच्छेद 17 कहता है कि हर किसी के पास अपनी संपत्ति का अधिकार है और किसी को भी उचित कारण के बिना इसे दूर नहीं करने का अधिकार है। अनुच्छेद 18 कहता है धार्मिक विश्वास के अधिकार सहित सभी को यह सोचने और विश्वास करने की स्वतंत्रता है कि वे क्या चाहते हैं। हमें किसी भी समय अपनी मान्यताओं या स्वतंत्रताओं को बदलने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 ये कहता है कि हर किसी को अपने विचार रखने या अपनी अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। हमें अपने विचारों को साझा करने का अधिकार है। अनुच्छेद 20 कहता है सभी को समूह बनाने और शांतिपूर्ण बैठकें आयोजित करने का अधिकार है। यदि कोई नहीं चाहता है तो किसी को भी समूह से संबंधित होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 कहता है हम सभी को हमारे देश के राजनीतिक मामलों में भाग लेने का अधिकार है। स्वतंत्र रूप से राजनीतिज्ञों का प्रतिनिधित्व करने या खुद की सरकार बनाने का भी अधिकार है। सरकारों को जनता द्वारा नियमित रूप से वोट दिया जाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत वोट गुप्त होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को एक समान वोट का अधिकार है। अनुच्छेद 22 ये कहता है कि हम जिस समाज में रहते हैं उसे हर व्यक्ति को काम करने, सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होने और सामाजिक कल्याण के अधिकार करने का अधिकार प्राप्त है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उस देश में उपलब्ध संसाधनों के समर्थन में अपने व्यक्ति को विकसित करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। अनुच्छेद 23 हमें रोजगार का अधिकार प्रदान करता है। हम सभी को रोजगार का अधिकार है। अपने काम को चुनने के लिए स्वतंत्र होना और एक उचित वेतन का भुगतान करना जो हमारे परिवार को जीने की अनुमति देता है। समान कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव के समान वेतन का अधिकार होना चाहिए। हमें श्रमिकों के रूप में हमारे हितों की रक्षा के लिए एक यूनियन समूह बनाने का भी अधिकार होता है। अनुच्छेद 24 कहता है कि हर किसी को आराम करने
का भी अधिकार है। कहने का अर्थ है कि काम के घंटे निर्धारित किए जाने चाहिए, लोगों के वेतन और छुट्टियों भी निर्धारित की जानी चाहिए। अनुच्छेद 25 कहता है, हम सभी को अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन, कपड़ा, आवास और स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार है। यदि हम काम से बाहर हैं, बीमार, बुजुर्ग, विकलांग, विधवा, हमारे नियंत्रण से बाहर के कारणों से जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, तो हमें समर्थन की पहुंच है। एक अनुच्छेद 26 ये कहता है कि हम सभी को शिक्षा का अधिकार है। प्राइमरी स्कूल मुक्त होनी चाहिए। हम सभी को अपनी इच्छा अनुसार पढ़ाई जारी रखने का भी अधिकार है। स्कूल में हमें अपनी प्रतिभा को विकसित करना चाहिए। सभी के मानव अधिकारों के लिए समझ और सम्मान सिखाया जाना चाहिए। हमें यह भी सिखाया जाना चाहिए कि जो भी जातीयता, धर्म और देश में आते हैं, दूसरों के साथ मिले। हमारे माता पिता को यह अधिकार है कि वह हमें इस तरह के स्कूल में जाते हैं। अनुच्छेद 27 ये कहता है, हम सभी को अपने समुदाय की कलाओं, संगीत, साहित्य और विज्ञान में शामिल होने का अधिकार है। यदि हम एक कलाकार, एक संगीतकार, लेखक, वैज्ञानिक हैं, तो हमें हमारे कार्यों को संरक्षित किया जाना चाहिए और हमें उनका लाभ उठाना चाहिए। अनुच्छेद 28 कहता है, हम सभी को एक शांतिपूर्ण और व्यवस्थित समाज में रहने का अधिकार है, ताकि इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा की जा सके और दुनिया भर के सभी देशों में इन अधिकारों का आनंद लिया जा सके। अनुच्छेद 29 यह कहता है, हम उस समुदाय के प्रति कर्तव्य रखते हैं जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमें यथासंभव पूर्ण विकास करना चाहिए। कानूनों को मानव अधिकारों की गारंटी दी जानी चाहिए और सभी को समान पारस्परिक सम्मान का आनंद लेना चाहिए। अनुच्छेद 30 कहता है, किसी भी सरकार, समूह या व्यक्ति को इस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को नष्ट करता हो। लेकिन वर्तमान समय में धीरे धीरे मानव अधिकारों के समक्ष कुछ चुनौतियां उभर कर आई हैं। वो चुनौतियां हैं जैसे कि हर देश में गरीबी, बेरोजगारी और असमानता विकासशील देशों की प्रमुख समस्या बन गई है। लेकिन वैश्वीकरण के संदर्भ में ये समस्याएं मानव अधिकारों के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई हैं। इसके अलावा आतंकवाद भी मानव अधिकारों के लिए एक गंभीर समस्या है। वर्तमान समय में 3 दशकों से आतंकवाद ने न केवल लाखों निर्दोष लोगों के जीवन को मानव अधिकारों से वंचित किया है, बल्कि करोड़ों लोगों को बेघर भी कर दिया है। 2005 में पश्चिमी एशिया में आतंकवाद से उपजी शरणार्थी समस्या का भयावह रूप हम देख चुके हैं। पर्यावरण विघटन, घटते प्राकृतिक संसाधन और जलवायु परिवर्तन आम व्यक्तियों को, विशेषकर कमज़ोर वर्गों के मानव अधिकारों के लिए एक चुनौती बन गए हैं। इसका कारण यह है कि इनके प्रभावों को सहन करने की क्षमता गरीब लोगों में सबसे कम होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2000 में 8 विकास लक्ष्यों को विश्व स्तर पर लागू करने का कार्यक्रम चलाया गया था। 2015 तक इन लक्ष्यों की प्राप्ति में मिश्रित परिणाम सामने आए थे। अतः मानव अधिकारों की दृष्टि से भी इस विकास कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए केवल कानूनी घोषणाओं से काम नहीं चलता, बल्कि मानव अधिकारों की रक्षा और पालन के लिए उचित परिवेश और संस्कृति का विकास किया जाना चाहिए। इसके लिए विश्व समुदाय द्वारा शांति और विकास की एक व्यापक धारणा को अपनाए जाने की आवश्यकता है, जिससे विश्व शांति और मानव अधिकार दोनों सुरक्षित रह सके। आज का हमारा विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।